हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल एंड आई वेलकम यू टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जूनियर क्लर्क की रिक्रूटमेंट आई हुई है इस साल। लगभग 200 पोस्ट्स हैं और ये जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी दिन मैंने एक वीडियो चैनल पे बनाया था और उसमें मैंने सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए थी वो बताई थी। जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एडमिशन की फीस कितनी होगी, है ना, कौन कौन एलिजिबल है, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ये सब बताया था। उस वीडियो में एक ही दिन में लगभग 36,000 व्यूज आ गए थे और 200 से ज़्यादा कमेंट्स आए थे। क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंत में ये कहा था कि अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप अपना वो सवाल, वो क्वेरी, वो डाउट कमेंट सेक्शन में लिख देना और मैं उसको पढ़ूंगा और फिर उसके सभी जवाब आपको तक पहुंचा दूंगा। ये वीडियो में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। इस वीडियो के अंत में आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। क्या पूरा वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। तो आज ये वीडियो है इस एग्जाम से जुड़ी हुई, इसके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या है ये बताने के लिए। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए थे, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि सर मेरे पास कंप्यूटर का ये वाला डिप्लोमा है तो क्या मैं दे सकता हूं, सर मैं फाइनल ईयर में हूं क्या मैं दे सकता हूं। ये सभी चीजें आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेंगी। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिलहाल इसमें हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है। सिर्फ सिलेबस नहीं बताऊंगा मैं आपको, मैं यहां पर आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाऊंगा जो पिछले साल का था। ठीक है ना, बीएचयू का जूनियर क्लर्क की रिक्रूटमेंट का पिछले साल का पेपर भी दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस पे, है ना। सिलेबस में आप अगर देखोगे तो सबसे पहले 4 चीजें आपको दिखाई देंगी। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज वाला पार्ट है, ये लैंग्वेज का पार्ट है। 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे और 15 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल 45 नंबर हो गए। अच्छा, यहां पर समझिएगा, अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिया पेपर में तो +3 मिलेंगे, अगर आपने गलत कर दिया तो -1 हो जाएगा। तो 1:3 की माइनस मार्किंग भी है, ठीक है ना। राइट आंसर के लिए +3 और रॉन्ग के लिए -1, ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदी में 15 क्वेश्चंस, 3 नंबर का एक, तो टोटल 45। जनरल स्टडीज में, जिसमें करंट अफेयर्स और बाकी सब चीज शामिल है, एक क्वेश्चन का 3 नंबर, तो 25 × 75। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, तो 75 नंबर। मैथ के 25 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, 75। लास्ट में कंप्यूटर है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 45 नंबर। तो कुल मिलाकर के जो प्रश्न होंगे वो होंगे 120 और जो टोटल नंबर आपको दिखेंगे यहां पर वो होंगे 160। क्या ये बात समझ में आई? सॉरी, 360। टोटल जो मार्क्स होंगे वो 360 होंगे। तो ये तो हो गया आपका पैटर्न। अब पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इसका जो सिलेबस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। इंग्लिश का सिलेबस है जो इसमें आपको पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और ये, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन में पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएंगे, बेसिक सी चीजें आती हैं, टेंसेस। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में है बहुत चीजें। अब देख लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ब्लड रिलेशंस, एनालॉजीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्यूब्स एंड डाइसेस, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, मिरर इमेजेस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये टॉपिक्स एसएससी के एग्जाम में भी आते हैं, सीजीएल में, और इसमें से कई सारे टॉपिक्स हैं जो बैंक के पेपर में आते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां पर इस पेपर में इसका लेवल बहुत बहुत हल्का रहेगा, मतलब बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे। एसएससी में थोड़े से टफ आते हैं और बैंक में तो बहुत ही लेवल के टफ आते हैं। ये फर्क रहेगा, इजी आएंगी चीजें। डिसीजन मेकिंग, नंबर रैंकिंग, जजमेंट, नॉन वर्बल सीरीज, ये सब चीजें इसमें आपको पूछी जाएंगी। इसके अलावा मैथ में देख लेते हैं। तो मैथ में मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सिर्फ रेशियोज हैं। सर्कल एंड कॉर्ड्स, टाइम एंड वर्क, जो कि ज्योमेट्री का पार्ट होता है ना, सर्कल एंड कॉर्ड्स, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, स्क्वायर रूट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, डिस्काउंट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि लीनियर इक्वेशन शायद नहीं आएगा और पॉलीगॉन्स के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट वो बहुत ही बेसिक लेवल के होंगे, बहुत बेसिक लेवल के होंगे, बहुत ही बेसिक लेवल के, ठीक है ना। जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आप अगले 1 से 1.5 महीने फोकस करके पढ़ाई कर लेते हो दिन में 6 घंटे, तो ये पेपर आराम से निकाल सकते हो। और इस पेपर के होने की संभावना कम से कम 3 महीने के अंदर है, मतलब अभी अगले 2 महीने तक तो नहीं होगा,
ठीक है, तो ये हो गया मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का सिलेबस। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि पेपर कैसा है इसका, है ना, इसका पेपर दिखा देता हूं। तो ये आपको दिखाई देगा पेपर, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये जूनियर क्लर्क का बीएचयू का पेपर है, जो कि हुआ था 22 सितंबर 2019। कब हुआ था? 22 सितंबर 2019, ठीक है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं, देखिएगा। सबसे पहला जो सेक्शन है वो किस चीज का है? सबसे पहला जो सेक्शन है वो लैंग्वेज का है, और लैंग्वेज में दो चीजें आएंगी, हिंदी और इंग्लिश। टोटल क्वेश्चंस 30 हैं, नंबर 90 है ना, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि हिंदी में स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 3 ऑप्शंस है ना। स्वर के कितने भेद होते हैं? 4 या 1। अगला क्वेश्चन, संधि किस प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5 या इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शंस है। प्रसून का क्या अर्थ होता है? कांटा, पत्र, फल या कुसुम। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रतिकूल, अनुकूल, विषाद या विराग, करेक्ट। इस तरीके के ये हिंदी के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए। इंग्लिश में देख लेते हैं भाई किस तरीके की चीजें आएंगी, समझिएगा। इंग्लिश में एट वंस फिंगर टिप्स, तो ये बेसिकली क्या है? फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस हैं। मैं बस आपको सैंपल दिखा रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, है ना, कि एट वंस फिंगर टिप्स, इसका आंसर क्या होगा? टू टेक रिवेंज, मैटर ऑफ शेम, कंप्लीट नॉलेज, या फिर ये, तो इसका आंसर कंप्लीट नॉलेज होता है। अब ये कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि पेपर का लेवल कैसा है। आसान सा है, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, कि भाई एट द स्पर, ये भी एक ईडियम है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो डिफिकल्ट मोमेंट, विदाउट डिले, ग्रेट मोमेंट या वेरी स्लो, तो इसका आंसर हो जाएगा तुरंत, क्विकली। आसान आएंगे सारे क्वेश्चंस, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देख लो, एक ऐसा डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, जो छूने से फैलता है, बताओ ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो फेटल नहीं होगा, कंटेजियस हो जाएगा, या इन्फेक्शियस हो जाएगा, या इनक्योरेबल हो जाएगा। इन दोनों में से क्या होगा? बताना चलो कमेंट करके। है आसान सा, जैसे कि कोविड था। ये हो गई इंग्लिश की बात। अब आ जाते हैं जीएस के पोर्शन पे। तो जीएस में आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जीएस में इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, कैसे? देखो ध्यान से, कि हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स क्या होता है? नारंगी कलर का होता है, काले रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, हरे रंग का होता है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? ये मिट्टी का अध्ययन होता है, पौधे जिन्हें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, मिट्टी का सॉइल कंजर्वेशन होता है, या फिर ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सब्जियों के साथ उगते हैं, सब्जियों प्लांट्स विद वेजिटेबल्स। ये देखो अच्छी चीज क्या है कि यहां पर बाइलिंगुअल दिया गया है, मतलब जो भी क्वेश्चन आप देखोगे वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के। हिंदी सिर्फ हिंदी में होगी, इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में होगी, लेकिन जीएस, रीजनिंग और क्वांट, मैथ, ये सब तीनों जो है दोनों लैंग्वेजेस में होंगी। और आसान सी चीजें आप देख सकते हो, क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग से हैं। और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन जिससे आपको और इंटरेस्ट बन जाए, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। जहांगीर सुंदरता और प्रकृति का प्रेमी था। ये है बड़ी इंटरेस्टिंग, बेसिक सी चीजें पूछी जा रही हैं। अब इसके ऑप्शंस दे दिए यहां पर, राइट। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। डेक्कन किसके बीच में स्थित है? डेक्कन का जो पास है वो कहां पर स्थित है? साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में, उत्तर और दक्षिण अंडमान के बीच में, उत्तर और मध्य अंडमान के बीच में, या फिर अंडमान और निकोबार के बीच में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी से संबंधित होंगे। अब आ जाते हैं हम, ये देखो करंट अफेयर्स का है कि हाल ही में पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आश्ले बर्टी ने पहला ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। वो किस देश की है? बेसिक सा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से, है ना। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आप देख लो कि किस तरीके के होंगे, कि एक वर्ड लिखा है सस्पेंसफुलनेस। सस्पेंसफुलनेस शब्द में से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? सस्पेंसफुलनेस में से फ्यूल्स, सेंस, यूजफुल या फुलनेस, राइट। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो कर ही लोगे। नीचे दिए गए श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? तो 88, 64, 24, फिर यहां पर क्या आएगा आप देख लोगे। इस तरीके से क्वेश्चंस ये रीजनिंग के हो गए। मैथ में देख लो, कंप्यूटर में भी दिखा देता हूं क्योंकि मैं सारे ही दिखा रहा हूं, तो आप लोग सभी देख लो। अच्छा, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप सब लोग क्या करोगे, मैं ये पेपर की पीडीएफ में दे दूंगा आपको। आप सब लोग क्या करना, आप सब लोग टेलीग्राम पर जाना
और टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च करिएगा अमन जायसवाल सर, ठीक है ना। टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च करना अमन जायसवाल सर, एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको ये जो एग्जाम की पीडीएफ है ये मैं आपको दे दूंगा, एग्जाम की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है ना, पेपर की पीडीएफ। अच्छा, अभी और देखो मैथ के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। मैथ के क्वेश्चंस किस तरीके के हैं कि एक पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने अपनी क्रम संख्या का दुगना अंश दान दे दिया, इसमें कुल मिलाकर के इतने रुपए आए, तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे। तो यहां पर थोड़ा सा रीजनिंग भी लगेगी इस तरीके के क्वेश्चंस में। और देख लो कुछ क्वेश्चंस, क्या डिफिकल्ट है? मुझे तो नहीं लगता डिफिकल्ट है। एक व्यक्ति को एक वस्तु 264 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। 264 में बेचा तो 4% की हानि है, यानी कि ये 96% की वैल्यू है। 12% का लाभ अगर उसको चाहिए, यानी कि 112, तो उसके बीच का गैप अगर आप निकाल के आंसर दोगे तुरंत आ जाएगा इसका, करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। अब देख लेते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में देखो किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन है कंप्यूटर में कि व्हाट डज द एक्रोनिम पीडीएफ मींस, यानी कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सब लोग जानते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंटिंग फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या पोर्टेबल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट, या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंटेशन फाइल। तो ये भी सिंपल आपको पता है, फाइल होती है वो, फॉर्मेट नहीं होता। तो ये रहा आपका पेपर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि पेपर में किस तरीके की चीजें आएंगी। तो देरी मत करो, डेट्स अभी चालू हैं, रजिस्ट्रेशन करो, भरो, पेपर की तैयारी शुरू कर दो। अभी कुछ चीजें और बची हुई हैं, देख लो कि क्या। उस वीडियो में जब मैंने आपसे पूछा था कि भाई अगर आपको कुछ डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बताइएगा, इस पर मैं सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। तो बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने वो सारे कमेंट्स पढ़े, सारे कमेंट्स को इकट्ठा करा, और ये देखिए कि क्या क्या सवाल हैं। तो बच्चों के जो सवाल आए थे वो ये थे कि सर कैन आई अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन बेस्ड ऑन माई LLB डिग्री। मैंने LLB किया है, क्या मैं इस पेपर को दे सकता हूं? सर व्हाट इज द एज लिमिट फॉर OBC कैंडिडेट। तो ये मैंने आपको बताया था कि एज लिमिट इसकी 35 साल की है ना। सर कैन आई अप्लाई विद 70% ग्रेजुएशन स्कोर। तो यस, आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल। सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, कितना प्रतिशत है उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कर सकते हो। क्या BCA ग्रेजुएट एलिजिबल है? यस, BCA ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। अगर आपने BCA किया है आप बिल्कुल दे सकते हो। सर क्या BTech के जो ग्रेजुएट हैं वो दे सकते हैं? तो यस, वो इस पेपर को दे सकते हैं। सर ग्रेजुएशन अपीयरेंस, कैन आई अप्लाई व्हाइल अपीयरिंग फॉर ग्रेजुएशन। सर मैं ग्रेजुएशन में हूं, क्या मैं इस पेपर को दे सकता हूं? यहां पर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर कब होने वाला है, अगले कुछ दिनों में, मतलब आप मान के चलो जून जुलाई तक। तो फॉर्म भरने तक, अच्छा इस बात पे ना मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं, मुझे भी थोड़ी सी इसमें जानकारी और चाहिए कंफर्मेशन के लिए। हालांकि अगर फॉर्म भरने तक आपके पास डिग्री आ जाती है तब तो आप डेफिनेटली दे सकते हो, है ना। अगर फॉर्म भरने तक डिग्री आती है तो डेफिनेटली दे सकते हो, लेकिन फिर भी इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। अभी के लिए बस इतना समझ लो, अगर फॉर्म भरने तक आपके पास डिग्री है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। सर मैंने BSc कंप्यूटर साइंस में किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हो। सारे सवालों के जवाब मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। इसके बाद सर मैंने ITI का COPA जो होता है ट्रेड, वो किया है, वो ग्रेजुएशन किया है। तो ITI से अगर आपने किया है तो आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको ग्रेजुएट लेवल पर आना चाहिए। ग्रेजुएट लेवल पॉलिटेक्निक वालों को माना जाता है। सर मैं लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूं, क्या दे सकता हूं ये पेपर, अप्लाई कर सकता हूं? तो इसका जवाब है सेम, अगर फॉर्म भरने की आखिरी तिथि तक आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप दे सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप अप्लाई कर दो। अगर कोई बच्चा है जो फाइनल ईयर में है तो मैं कहूंगा कि आप अप्लाई कर दो, क्योंकि आपके पास से कुछ जाएगा नहीं सिवाय 500 रुपए की फीस के, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा फॉर्म में बैठने का। आप भरिए, अगर आप एक बार पेपर देते हो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा। क्या O लेवल वाले एलिजिबल हैं? यस, अगर आपने O लेवल का कोर्स किया तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिटन टेस्ट है, उस रिटन टेस्ट के बाद में आपको एक CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना ही देना है, जिसमें एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। आपको कंप्यूटर कोर्स करना ही करना है, ठीक है ना, मतलब मैंडेटरी है। सर NIE-LET का जो O लेवल प्रोग्राम होता है तो इसके भी सेम बात हो गई। सर CCC और ADCA की डिग्री है मेरे पास, क्या मैं दे सकता हूं? जी हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हैं, एलिजिबल है। इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, ठीक है। बीएड है मेरे पास CCC के साथ। भाई अगर आपने बीएड करा है तो पहले ग्रेजुएशन तो किया होगा ना, इसका मतलब आप यहां पर भी फॉर्म भर सकते हैं।
मेरे पास सर बीए के साथ में एडीसीए है, क्या मैं दे सकता हूं? जी हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है ना। सर मैंने बीसीए और एमसीए करा है, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूं? जी हाँ, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों के सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। बोलिए यस और नो। ठीक है, तो ये तो एक सवाल था। अब कुछ और सवाल है। वो सवाल ये है एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, सर रेफरेंस डिटेल्स क्या क्या चाहिए होंगी, मतलब मैं कहां से इसके बारे में जानकारी ले सकता हूं, सर डिग्री और मार्कशीट, बिना डिग्री और मार्कशीट के अप्लाई कर सकता हूं क्या, सर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन वाया पोस्ट भेज सकता हूं क्या, इसके अलावा एग्जाम का और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सर रिटन टेस्ट क्या मैं व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट इन द रिटन टेस्ट, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, रीजनिंग मैथ ये सब आएगा। एग्जाम का शेड्यूल क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या चीजें होंगी। तो ये जो सवाल है ना आप लोगों के, इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, ट्रिपल सीए एडीसीए, हालांकि कुछ जवाब तो आपको मिल ही गए हैं। सर ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स किया है, एडीसीए सर्टिफिकेशन, ट्रिपल सी सर्टिफिकेशन, ओ लेवल सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, ये जो 3 चीजें हैं इसका जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा हो गया है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें एप्लीकेशन के प्रोसेस की बात होगी, जिसमें एग्जाम और सिलेक्शन के प्रोसेस की बात होगी, जिसमें सर्टिफिकेट्स एंड क्वालिफिकेशन की बात होगी। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस बारे में और रिसर्च करनी है। मेरे पास यहां पर 90% नॉलेज तो है इन चीजों की, लेकिन 10% जो डाउट है वो मैं बिना क्लियर करे आपको नहीं बता सकता। इसीलिए मैं इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है वो रिपीट करके आप देख लेना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात कि सर तैयारी कहां से करें, तो बेटा एक आपको पता होगा कि सीबीएसई का एक रिक्रूटमेंट आया है इस साल के लिए 2025 में, उसमें 2 पोस्ट हैं। एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की और दूसरी जो पोस्ट है वो है सुपरिटेंडेंट की, राइट। दूसरी पोस्ट सुपरिटेंडेंट की है। तो क्योंकि दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई से संबंधित है भाई, सीबीएसई और बीएचयू है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ना, इनका पेपर जो एग्जाम का जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है वो सेम है। तो अगर आप चाहते हो कि फ्री में आप इसकी तैयारी करें तो बेटा देर मत करो, यूट्यूब पर ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। तो सीबीएसई वाली जो क्लासेस चल रही हैं, अगर आप वही सिलेबस कवर कर लेते हो, इसका सिलेबस सेम है, तो सीबीएसई की क्लासेस मैं ऑलरेडी ले रहा हूं यूट्यूब पर। आप ध्यान से देखो, इंग्लिश और हिंदी सब चल रहा है ना। यहां पर आपको दिखाई देगा 30 डेज का क्रैश कोर्स है जो कि यहां पर चल रहा है। इसकी क्लास हर दोपहर 3 बजे होती है यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, पूरा क्रैश कोर्स बेसिक से एडवांस लेवल तक। ये 30 दिन का क्रैश कोर्स है, लगभग 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिन की क्लासेस के बाद में अब 9वां 10वां दिन आएगा। तो आप दोपहर 3 बजे इस कोर्स को, इस क्लास को यूट्यूब पर फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन करोगे। इसको अगर आपने कर लिया तो आपको अलग से कहीं पर भी कोई इंग्लिश की क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, कोशिश करना कि आप डे 1, 2, 3 यूट्यूब पर ही देख लो। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना, दिखा देता हूं। यहां पर कोशिश करना कि आप पहले ही ये सब देख लो, डे 1, 2, 3 आप देख लो, ताकि आपकी जो बेसिक्स है वो पहले से ही क्लियर हो जाए। देखो, सर्च क्या करोगे आप लोग, इस चैनल का नाम, राइट, क्या सर्च करोगे, गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, आप ये सर्च करेंगे, ये चैनल आ गया। ये चैनल को ओपन करोगे, ये चैनल को ओपन करते ही आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे। जब प्लेलिस्ट में आप जाओगे, तो यहां पर आपको दिखाई देगी 30 डेज सीरीज सीबीएसई इंग्लिश, इसको ओपन कर लीजिएगा आप। इसको आप जब ओपन करोगे तो आपको यहां पर बहुत सारे वीडियोस दिखाई देंगे। तो डे 1 से शुरू करना, डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। यहां पर टॉपिक वाइज में पढ़ा रहा हूं, टॉपिक वाइज पूरी की पूरी ग्रामर, वोकैबुलरी सब करा रहा हूं, तो आपको अलग से कहीं से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। एक और बात, ये तो इंग्लिश हो गई, लेकिन आपके पेपर में हिंदी आती है तो मैं हिंदी की अलग से क्लासेस ले रहा हूं, हिंदी की भी मैं पढ़ाई करवा रहा हूं। तो यहां पर देखो हिंदी, ये तो इंग्लिश का था, मैं आपको हिंदी की क्लासेस दिखा देता हूं, है ना। आप लाइव क्लासेस में जब आओगे मैं दिखा देता हूं, देखिए हिंदी भी मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, क्रैश कोर्स टाइप, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ध्यान से देखिएगा, यहां से शुरुआत हुई थी, 3 क्लासेस में ले चुका हूं अब तक हिंदी की। दिख रहा है आपको संपूर्ण व्याकरण। ये क्लास अगर आप देखोगे तो सिलेबस के साथ मैंने पूरा पढ़ाया है। इस 2 घंटे में मैंने 2 टॉपिक्स कवर करे हैं। इसमें 21,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं
और इसमें कई सारे कमेंट्स भी हैं, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सर ये बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, द क्लास इज अमेजिंग, वेरी नाइस क्लास सर, है ना, थैंक यू सो मच, अमेजिंग सेशन। ये अगर आप देखोगे, क्योंकि क्लास में कंटेंट है, वही पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आएगा, बाहर से अलग से कुछ नहीं करा रहा, सिर्फ उतना जो पेपर में आएगा, क्योंकि मैं उसमें का इंसान हूँ। उतना काम करो जितने में आपका टारगेट पूरा हो जाए, ज़्यादा मेहनत क्यों करनी भाई, समय भी आपके पास कम है, दैट्स इट। तो आप लोग क्या करेंगे, बाकी डिटेल के लिए आप सब लोग क्या करोगे, आप सब लोगों को मैं ये क्यूआर दिखा रहा हूं, इस क्यूआर को आप लोग स्कैन करना, आपको टेलीग्राम का एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा उसको ज्वाइन कर लेना, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा अमन जायसवाल सर। क्या सर्च करेंगे आप लोग, अमन जायसवाल सर, ठीक है ना। एक ग्रुप मिलेगा, वहां पर पीडीएफ, इन क्लास की डिटेल, आने वाली क्लासेस की डिटेल, सारे हैंडआउट्स, सब कुछ नोट्स वगैरह वहां पर हैं। तो तुरंत आइएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये पीडीएफ और ये जो एग्जाम मैंने पेपर आपको दिखाया, पेपर, ये पीडीएफ और जो पेपर मैंने आपको दिखाया, मैं ये भी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो बाकी के सवाल थे उनके साथ में। आशा करता हूं ये वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इन सब के अलावा भी आपका कोई सवाल है तो बेटा परेशान मत होना, कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी बात लिखना, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं और फिर मैं आपके सवाल लेकर के आऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, देखते रहिए वीडियो और लर्निंग अपनी बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।